आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो रही है। कोसी गंडक बैराज से कसीर मिकदार में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के 13 जिलों में अचानक सैलाब के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की सरहद पार की दहशतगर्दी की पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं होगी और उसे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नताइज यकीनी तौर पर भुगतने पड़ेंगे। और भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने जापान में आलमी एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में मर्दों की 5,000 मीटर की दौड़ में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर आजम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट तक पुणे मेट्रो सेक्शन का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट के दरमियान पुणे मेट्रो सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। ये पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पहले मरहले की तकमील है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वार गेट के दरमियान जेर जमीन सेक्शन पर तकरीबन 1,810 करोड़ रुपए लागत आई है। इसके अलावा वजीर आजम पुणे मेट्रो मरहले 1 की स्वार गेट कतराज तौसी का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिसे 2,955 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। वजीर आजम जनाब मोदी तब्दीली लाने वाला प्रोजेक्ट बितकिन सनती इलाके को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे, जो मरकजी हुकूमत के नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7,555 एकड़ रकबे का अहाता करेगा। ये प्रोजेक्ट मराठवाड़ा खित्ते में एक दरख्शां माशी हब के तौर पर जबरदस्त सलाहियत रखता है। इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत तैयार किया गया है। मरकजी हुकूमत ने 3 मरहलों में तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की मजमूई लागत आएगी। वजीर आजम सोलापुर हवाई अड्डे का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। वजीर आजम भिलवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले के पहले लड़कियों के स्कूल के लिए एक यादगार का भी संग बुनियाद रखेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 114वां नशरिया होगा। जनाब मोदी के लगातार तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद ये चौथा प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी इसे बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद मकामी जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो जाएगी। इस मरहले के तहत मंगल को 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इन 40 सीटों में से 16 कश्मीर डिवीजन में हैं, जबकि 24 जम्मू खित्ते में हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। पहले मरहले में 61% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और दूसरे मरहले में 56% से ज्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। इस वक्त सभी की निगाहें जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव के तीसरे और आखिरी मरहले पर टिकी हुई हैं। इस मरहले के तहत बांडीपुरा समेत 40 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस असेंबली सीट से मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
जिला बांडीपुरा, गुरेज, सोनावारी और बांडीपुरा हलकों के साथ 3 असेंबली नशिस्तों पर मुश्तमिल है। इस कलीदी असेंबली हलके में एक खातून उम्मीदवार के साथ कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। हलके में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तजमुल इस्लाम और आजाद उम्मीदवार उस्मान मजीद के माबीन तिकोनी मुकाबले की उम्मीद है। ये सीट उस्मान मजीद ने 2014 के असेंबली इंतखाबात में जीत ली थी। हलके में चुनाव मुहिम उरूज पे है और हर उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोटरों की हिमायत हासिल करने का तलबगार है। बांडीपुरा में 1,16,326 राय दहंदगान हैं, जिनमें से 59,483 मर्द और 56,841 खवातीन वोटर शामिल हैं। चुनाव कमीशन ने 5 पिंक पोलिंग मराकज के साथ हलके में कुल 144 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जहां तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर कराई गई हैं। इंतजामिया लोगों में वोटिंग की अहमियत के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत प्रोग्रामों का इनेकाद जारी रखे हुए हैं। हलका बांडीपुरा में 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग होगी। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मरकज और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार 2047 तक मुल्क की मईशत को 35 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक ले जाएगी। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल अक़वामी तिजारती शो के दूसरे एडिशन में इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम मोदी की रहनुमाई रियासत की मईशत को 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगी। बिहार में गंडक और कोसी दरियाओं के 2 बड़े बैराज से कसीर मिकदार में पानी छोड़े जाने के सबब रियासत के मुतादिद नशेबी इलाकों में सैलाब के हालात पैदा हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान नेपाल और शिमाली बिहार के तास के इलाकों में शदीद बारिश हुई है, जिसके सबब गंडक, कोसी, महानंदा और उनकी मुआविन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रियासत के 13 जिलों में अचानक सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। कुदरती आफात के बंदोबस्त के महकमे के मुताबिक रियासत के 20 ब्लॉकों में 1,41,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। पानी के बहाव के जोर को कम करने के लिए सुपौल में वाक़ कोसी बैराज के तमाम 56 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी बैराज से 6 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जो कि 56 सालों में सबसे ज्यादा है। बीरपुर में पानी के जोर के सबब अगले हुक्मनामे तक भारत नेपाल सड़क पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है। गंडक बैराज से भी 5.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। इस बैराज के भी तमाम 36 फाटक खोल दिए गए हैं। कसीर मिकदार में पानी छोड़े जाने के सबब 140 ग्राम पंचायतों को सैलाब के बहरान का सामना है। इसका फौरी असर सुपौल, सहरसा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों में देखा जा रहा है। इन जिलों में सैलाब का पानी मुतादिद इलाकों में फैल गया है। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। आबी वसाइल के महकमे ने सैलाब से मुतालिक उमूर की निगरानी और हल के लिए पटना में एक खुसूसी वॉर रूम कायम किया है। ये वॉर रूम अगले 72 घंटे के दौरान 24 घंटे काम करेगा। सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में मुतादिद जगहों पर पानी के मामूली रिसाव की इत्तलात हैं। नशेबे इलाकों और पुश्ते के गांवों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान समेत 8 नदियां मुतादिद मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की सरहद पार की दहशतगर्दी की पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं होगी और उसे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नताइज यकीनी तौर पर भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये बात कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास के दौरान कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जिन मसाइल को हल किया जाना है, उनमें एक मसले का ताल्लुक उस भारतीय इलाके से है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है और उसे खाली कराना है, और दूसरा मसला दहशतगर्दी से मुताल्लिक है जिसको हल किया जाना है, जो तवील अरसे से जारी है। Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism.
وزیر خارجہ نے پڑوسی ملک پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ پاکستان کی غلط حرکتوں سے دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً پڑوسی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ Many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا اندازہ اس کی انتہا پسندی سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کی برآمدات کا اندازہ دہشت گردی کی شکل میں لگایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا بڑے پیمانے پر لگاتار تشدد کی متحمل ہونے نہیں ہو سکتی، چاہے یہ یوکرین کی جنگ ہو یا غزہ کی جنگ۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو فوری طور پر انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ We must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon. اسرائیل کی دفاعی افواج کی جانب سے ایک ہوائی حملے میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ایران کو وارننگ جاری کی ہے اور زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل کو نشانہ بنائے گا اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران یا مشرق وسطی اسرائیل کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کو فوری طور پر ترک کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ لبنان کے عوام، اسرائیل کے عوام اور وسیع تر خطے کے لوگ ہر طرف جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صومالیہ کے مغادیشو اور وسطی شابیل خطے میں کل 2 بم دھماکے ہوئے۔ پولیس رپورٹوں کے مطابق ان دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج تمل ناڈو، کرناٹک، لکشدیپ اور کیرلا کے علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کرکٹ میں بنگلہ دیش آج صبح کانپور میں بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 3 وکٹ پر 107 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ 26 سالہ بھارتی ایتھلیٹ گلویر سنگھ نے کل جاپان میں عالمی ایتھلیٹکس کانٹیننٹل ٹور میں مردوں کی 5000 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس نے 13 منٹ اور 11.82 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ ایک نیا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنا 13 منٹ 18.92 سیکنڈ کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ آسیہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاب کی شہ سرخی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے عام مباحثے میں پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر بھارت کی جانب سے دیے گئے منہ توڑ جواب پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکریٹری بھاویکا منگلانند نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے، نوجوان نسل کو انسانیت کی بھلائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کل نلسار یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے کشمیر کی انتخابی ریلی میں وزیر اعظم کے 2016 کے سرجیکل اسٹرائیک کا ذکر کرنے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہاراشٹر میں 11,200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج ختم ہو رہی ہے۔ کوسی گنڈک بیراج سے کثیر مقدار میں پانی چھوڑے جانے کے بعد بہار کے 13 ضلعوں میں اچانک سیلاب کے لیے ہائی الرٹ
جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کی سرحد پار کی دہشت گردی کی پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور اسے دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتائج یقینی طور پر بھگتنے پڑیں گے۔ اور بھارتی ایتھلیٹ کلبیر سنگھ نے جاپان میں عالمی ایتھلیٹکس کانٹیننٹل ٹور میں مردوں کی 5000 میٹر کی دوڑ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔